नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात सबसे पहले उस ज्ञानव्यापी मामले की जिसमें नया मोड़ आ गया है, क्योंकि मुख्यवादी राखी सिंह ने अपने केस नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि इससे केस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो 4 वापी बची हैं उन्होंने आखिरी दम तक इस केस को लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल सर्वे और वीडियोग्राफी का है, जिसके लिए 3 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया था। लेकिन विरोध इतना हुआ कि 1.5 दिन में ही सर्वे रुक गया और कल सुनवाई है। यानी अदालत से शुरू हुई बात फिर से लौटकर अदालत पर ही आ गई। ज्ञानवापी हकीकत या फसाना, अदालत से शुरू, अदालत पर खत्म। सर्वे पर घमासान, अदालत में होगा समाधान। पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी मस्जिद पर टिकी हैं, क्योंकि पिछले सर्वे पर संग्राम हुआ और अब ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादी में से एक राखी से पीछे हट गई। राखी ने अपनी याचिका वापस लेने का ऐलान कर हड़कंप मचा दिया है, लेकिन राखी के कदम से ज्ञानव्यापी केस पर कोई फर्क पड़ेगा लगता नहीं है, क्योंकि बाकी 4 वादी अभी भी एकजुट हैं, जिन्होंने केस जारी रखने का फैसला किया है। नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे, लेके ही दम लेंगे। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। जिन 4 वादी ने लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है, उसमें सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक शामिल हैं। हालांकि राखी सिंह क्यों पीछे हटी, इसके पीछे का सच सामने नहीं आ पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी इस परिसर में सर्वे के दौरान विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन वादी पक्ष की ओर से मौजूद नहीं थे। इसके बाद ही फूट की आशंका बढ़ गई थी और रविवार को फूट खुलकर सामने आ भी गई। लेकिन राखी सिंह ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला ऐसे वक्त में किया है जब सोमवार को कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई है। तो विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस तरह से जमीनी सर्वे की बात सामने आई, कोर्ट कमीशन परिसर में पहुंचा और उसके बाद तमाम तरह की स्थितियां यहां पर जुड़ती हुई दिखाई दी। एक और जहां श्रृंगार गौरी मामले में जुड़े हुए वादी में से एक लोग के नाम वापस लेने की सूचना है, तो मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूरे विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर को लेकर जिस तरह से 6 प्रकार के कुल 6 वाद जो चल रहे हैं, उनमें से कम 5 वादों पर आपसी सहमति बन सकती है। ये 5 वाद देश हित में वापस लिए जा सकते हैं। वहीं ज्ञानवापी को लेकर सियासत भी 7वें आसमान पर है। ज्ञानव्यापी का सच आना ही चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तो भगवान शिव द्वारा बसाई गई वो बस्ती है काशी, ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ है। इस्लाम आया ही है 7वीं शताब्दी में। आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद का ताजा विवाद पुराने विवाद से अलग है। दरअसल ताजा विवाद मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर है, जो 18 अगस्त 2021 को उस वक्त शुरू हुई थी जब वाराणसी की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची थी। इससे पहले की परंपरा के मुताबिक इस जगह पर साल में 2 बार ही पूजा होती थी, लेकिन याचिका करने वाली महिलाओं की मांग थी कि परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना में बाधा न आए। कोर्ट में आई इस अपील पर सिविल जज ने परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए और 10 मई को इस पर रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन इससे पहले लगातार 3 दिन तक होने वाला सर्वे मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते 2 दिन तक भी नहीं हो पाया। अब इस मामले में सोमवार को ही सुनवाई होनी है। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर एक पुराना विवाद भी है जो 1991 से जुड़ा है, जिसमें मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की बात कही गई है। मतलब ज्ञानवापी अयोध्या की राह पर है। यहाँ भी सवाल किसी जमीन के टुकड़े का नहीं, आस्था और धर्म का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात विवादों में ताज, क्या है 22 कमरों का राज? क्योंकि जिस तरह से काशी में ज्ञानवापी पर बहस छिड़ी है, ठीक उसी तरह अब ताजमहल को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा के एक मीडिया प्रभारी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है, जिसमें ताजमहल के 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया गया है। मतलब ताजमहल और तेजो महल वाली लड़ाई एक कदम आगे बढ़ गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। विवादों में ताज, क्या है 22 कमरों का राज? क्या ताजमहल के बंद कमरों में कैद हैं देवी देवताओं की मूर्ति? बाईस कमरों का पेंच, ताजमहल पर सियासत तेज। ताजमहल के तेजो महल, ये बहस अभी खत्म भी नहीं हुई थी। ताजमहल को लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। भाजपा के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया है और ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की है। इस समय ताजमहल सुर्खियों में है। अभी हाल ही में जो भगवाधारी संत का प्रवेश को लेकर एक बड़ा बवाल देखने को मिला और वो बवाल शांत नहीं हुआ और आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह, जो अयोध्या के बीजेपी के मीडिया प्रभारी बताए जाते हैं, उनकी तरफ से लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है और जिसमें ये कहा गया है, ये मांग की गई है कि 4 मंजिला जो ताजमहल है उसमें 22 जो कमरे हैं उनको खोला जाए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाए। याचिका में दावा किया गया है कि 4 मंजिली इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में 22 कमरे हैं जो लंबे समय से बंद हैं। दावा किया जा रहा है कि उन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब इसी को लेकर याचिका में मांग की गई है कि एएसआई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और कमरों को खुलवाकर जांच करे। याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए। ताजमहल के बंद 22 कमरों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दावा किया जाता है कि जिन 22 कमरों की बात याचिका में की गई है, उन कमरों तक पहुंचने का रास्ता ताजमहल के वेंटिलेशन के लिए बनाए गए रास्तों से होकर जाता है, लेकिन कोई इन कमरों तक न पहुंच सके, इसके लिए इन रास्तों को ईंट और चूना भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये याचिका तो पहले दायर हो जानी चाहिए, ये लेट हुई है, लेकिन आज हुई है। आज हिंदूवादियों ने जश्न मनाया है ताजमहल पे। बिल्कुल खोले जाने चाहिए। इतने दिनों तक ये इतिहास दबा के रखा, सरकार पे मशीनरी पे कौन सी ऐसी कमी है जो उन कमरों को नहीं खोला जा रहा है। लेकिन आप देखो बताइए, देखिए ताजमहल से 5 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ कारोबार मिलता है, 2 वक्त की रोजी रोटी की जुगाड़ होती है, तो आप ये विवादों में क्यों लाना चाहते हैं? नहीं ना, ये कारोबार फिर चलेगा। हमारा तो एक ही मसला है, फिर इतना चलेगा ये। अभी तो मतलब देशों से आ रहे हैं, फिर इतने लोग आएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। इतिहास अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग सुनी सुनाई बातों पर बात कर रहे हैं। क्यों? आप जियोलॉजिस्ट हैं, आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप हिस्टोरियन हैं, क्या हैं, कैसे आप इसको आप क्लेम कर? हम हिंदूवादी हैं। हाँ, जहाँ जहाँ मंदिर होगा हम बराबर आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए जेल जाएं। वहीं याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह का तर्क है कि 1600 ईस्वी में आए तमाम यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में मानसिंह के महल का जिक्र किया है, जबकि कहा जाता है कि ताजमहल 1653 में बना था। वहीं 1651 का औरंगजेब का एक पत्र सामने आया जिसमें वो लिखता है कि अम्मी का मकबरा मरम्मत कराने की जरूरत है। ऐसे तमाम तथ्यों के आधार पर पता लगाए जाने की जरूरत है कि ताजमहल के बंद इन 22 कमरों में क्या है। याचिका अयोध्या के रहने वाले डॉक्टर रजनीश सिंह ने दाखिल की है, जो बीजेपी अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा करते हैं और उनके अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये मांग की गई है कि एएसआई ताजमहल परिसर के अंदर जो 20 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि याचिका में 22 कमरों
के दरवाज़ों को खोलने की मांग की गई है, यानी ASI इसकी ताजमहल का सर्वे करे और जिसमें ये पता लगाने की कोशिश करे कि ताजमहल का जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर क्या है, ये मुस्लिम स्थापत्य है या कोई हिंदू मंदिर पुराने ज़माने में रहा है और उसको ऊपर ये एक मकबरा बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ताजमहल आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, इसको लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि ताजमहल को लेकर बहस कोई नई नहीं है। ताजमहल में भगवान शिव के मंदिर को लेकर दावा पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर माहौल गर्म है, उसे देख ताजमहल के बंद कमरों का विवाद और ज्यादा गहरा सकता है, क्योंकि ज्ञानव्यापी पर बात सर्वे और वीडियोग्राफी तक पहुंची, लेकिन ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की है। तो क्या मान लिया जाए जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा? क्या ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य से पर्दा उठेगा या फिर बात याचिका से शुरू होकर बहस पर खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात पावर कट के उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जिसने नींद उड़ा दी है, क्योंकि लगातार पावर कट से बत्ती गुल का संकट गहराता जा रहा है और अब थर्मल प्लांट भी कांपने लगे हैं, क्योंकि पारीक्षा पावर प्लांट के पास सिर्फ एक दिन का ही कोयला बचा है। मतलब एक दिन के बाद उजाला होगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कोयले का संकट का पावर कट विकराल। हाफने लगी थर्मल प्लांट, कैसे होगी गर्मी शांत? खत्म हो रहा है कोयला, बिजली का हाई वोल्टेज ड्रामा। देश के सबसे बड़े सूबे का पावर कट ने बुरा हाल कर दिया है। पावर प्लांट में कोयला खत्म होने लगा है। आलम यह है कि पारीक्षा प्लांट में अब सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है, यानी एक दिन के बाद उजाला होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि शनिवार को कोयले की डिमांड 22,716 मेगावाट तक पहुंच गई, जिसमें ओबरा पावर प्लांट को 12,500 मीट्रिक टन कोयला चाहिए था, लेकिन 11,000 मीट्रिक टन कोयला ही मिला। ठीक इसी तरह अनपरा प्लांट की 40,000 मीट्रिक टन की डिमांड थी, लेकिन 37,000 मीट्रिक टन से काम चलाना पड़ा। मतलब दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही है, डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ गई है और ऐसे में डिमांड और सप्लाई में अंतर होने की वजह से बिजली संकट गहरा सकता है। शनिवार की अगर बात करें तो जो पीक आवर्स में डिमांड थी बिजली की वो 22,716 मेगावाट तक पहुंच गई और तमाम संसाधनों से बिजली लेने के बावजूद डिमांड और सप्लाई में तकरीबन 85 मेगावाट का अंतर रहा, यानी जितनी डिमांड थी उससे सप्लाई कम हुई और यही वजह है कि कई जगहों पर बिजली सप्लाई जो है वो बाधित रही। अगर लखनऊ की बात करें तो रविवार को कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रही, कई जगहों पर मरम्मत कार्य के चलते, तो वहीं कुछ जगहों पर जो फॉल्ट आई उसके चलते बिजली सप्लाई बंद रही। शहर दर शहर बुरा हाल है। बिजली जाने का तो टाइम है, लेकिन आने का नहीं, क्योंकि आगरा जैसे शहरों में 4-4 घंटे का पावर कट हो रहा है, जो 42 डिग्री तापमान में किसी शूल की तरह चुभ रहा है। लगातार आगरा के तमाम ग्रामीण इलाकों में ज़बरदस्त जो बिजली कटौती हो रही है, जो बिजली संकट बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और ऐसे में दिन का जो वक्त होता है वो या तो घर के बाहर जिस तरीके से नज़र आ रहा है, तमाम जो महिलाएं बैठी हुई हैं, पंखे झल रही हैं, ऐसे गुजरता है या पेड़ों के नीचे गुजरता है। और ये एक पूरा गोवर्धन गांव की कहानी नहीं है, ये आगरा के सैकड़ों गांव की कहानी है, क्योंकि लगातार पावर जो कट है वो लगातार बना हुआ है, बिजली कटौती बनी हुई है। यूपी चुनाव में जिस बिजली को राजनीतिक दल ब्रह्मास्त्र के तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसकी पूर्ति कैसे की जाए, इसका गणित बिठाया जा रहा है। या यूं कहें कि जनता की जेब पर और कैसे डाका डाला जाए, क्योंकि राज्य अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विदेशी कोयला खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो घरेलू कोयला 1700 रुपए प्रति टन और भाड़ा समेत 3,000 रुपए प्रति टन तक पड़ता है, अब वही कोयला विदेश से 17,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति टन के पार होगा, जिससे बिजली की कीमत 80 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगी होगी।
अब जहाँ तक फ़र्क है आज की डेट में, अगर वर्तमान जो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो जो रेट निकल के आ रहा है लगभग 19,000 से 20,000 टन आ रहा है। तो आज की डेट में जो इंडिया का कोयला है वो लगभग 1700 का कोयला, मैं ढलान मतलब जो भी उस पर भाड़ा वाड़ा सब लगाने के बाद 3,000 रुपया प्रति टन पड़ेगा। तो लगभग मान के चलिए कि 1 रुपया प्रति यूनिट तक बिजली दर हमारी बढ़ जाएगी और बहुत बड़ा संकट आएगा प्रदेश के जो विद्युत उपभोक्ता हैं। कोयले के संकट को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोयले का उत्पादन जब 27% बढ़ा है तो फिर कोयले का संकट कैसे पैदा हुआ। अंदर कोल इंडिया बिजली कंपनियों को कोयला देती है 3,000 रुपए प्रति टन, कहां तक? उनके स्थल तक पहुंचाने का रेट है। बिजली का संकट कृत्रिम रूप से पैदा करके हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता को, उत्तर प्रदेश की आम जनता को लूटने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब मुद्दे की बात यह है कि संकट रूपी रात की सुबह आखिर कब होगी, क्योंकि जब भी पावर कट होता है तो दिल सहम जाता है और अब पावर प्लांट में भी कोयला खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात असली नकली की लड़ाई की, क्योंकि खुद को बड़ा राम भक्त और हिंदुओं का नेता दिखाने के लिए शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने पोस्टर वाली जंग शुरू कर दी है। क्योंकि 5 जून को राज ठाकरे रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाले हैं, जिसे लेकर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन अब राज ठाकरे के पोस्टर के जवाब में एक पोस्टर शिवसेना ने लगाया है, जिसमें लिखा है, नकली से सावधान, आ रहे हैं असली। राम मंदिर पर सियासत धुआंधार, राजनीतिक दलों में पोस्टर वॉर। असली आ रहे हैं, नकली से सावधान, ठाकरे वर्सेस ठाकरे में घमासान। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मंदिर बनने से पहले क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है और इसकी गवाही दे रहे हैं शिवसेना और मनसे के ये पोस्टर। क्योंकि शिवसेना के पोस्टर में लिखा गया है कि नकली से सावधान, असली आ रहे हैं। शिवसेना का यह पोस्टर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के उस पोस्टर के जवाब में लगाया गया है, क्योंकि राज ठाकरे के अयोध्या आने पर जो पोस्टर लगाया गया था उसमें राज ठाकरे को सबसे बड़ा भगवाधारी बताया गया था। मतलब महाराष्ट्र में खुद को सबसे बड़ा राम भक्त और हिंदुत्व का नेता बताने की होड़ मची है। लेकिन सियासत यूपी की गर्म हो गई, क्योंकि पहले 5 जून को राज ठाकरे के अयोध्या आने की चर्चा थी, वहीं अब 10 जून को आदित्य ठाकरे के अयोध्या आने की चर्चा है। रामनगरी में राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व को धार देने के लिए दोनों पार्टी अपना अपना दावा कर रही हैं। शायद यही वजह है कि बीते दिनों अयोध्या में मनसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर के बोर्ड लगाया गया था, जिसमें लिखा गया था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इसको लेकर के शिवसेना की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान। असली और नकली का भाव शायद वही जानते हों, लेकिन रामनगरी में इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने शिवसेना के सभी पोस्टर हटा दिए हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 5 जून को जब राज ठाकरे रामलला के दर्शन करने आएंगे तो क्या उन्हें एंट्री मिलेगी? क्योंकि भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसका पोस्टर लगाकर ऐलान कर दिया है। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में पोस्टर लगना शुरू हो गए। देश से लोग आना चाहते हैं और हमको लगता है ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मैं किसी भी कीमत पर उसको लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने दूंगा। अरे घुसने नहीं दूंगा उनको यार, कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? घुसने नहीं दूंगा। ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों पर दिए बयान को भगवान राम का अपमान बताया है और ऐलान किया है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें अयोध्या तो क्या लखनऊ तक में घुसने नहीं देंगे। लेकिन राज ठाकरे पर भाजपा 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ ब्रजभूषण है तो दूसरी तरफ राकेश त्रिपाठी, जिन्हें लगता है कि रामलला के दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वास्तव में इसका रूप परिवर्तन हुआ है तो माफी मांगे आवे, ये मेरा लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना नहीं।
मेरा एक लेना देना है कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगो और तब आओ। अयोध्या सबके लिए है, भगवान रामलला के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो भी भक्ति भाव से दर्शन करना चाहेगा उसको निश्चित तौर पर दर्शन करने की अनुमति भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे उत्तर भारतीयों पर दिए बयानों को लेकर माफी मांगेंगे, क्योंकि हाल ही में राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें भोगी बता दिया था। मतलब ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग में भाजपा का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ब्रजभूषण ने राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला है और कोई दूसरा नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने शिवसेना के पोस्टर तो हटाए, लेकिन राज ठाकरे के पोस्टर लगे रहे। मतलब एकदम साफ है, ये लड़ाई उतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है, और जैसे जैसे जून का महीना आएगा सियासत और गर्म होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात चारधाम यात्रा की, क्योंकि अब भगवान बद्री के कपाट भी खुल गए हैं और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा है, क्योंकि ये घड़ी बहुत इंतजार के बाद आई है। लेकिन यात्रा के बीच सामने आ रही अव्यवस्थाएं सवाल भी खड़े कर रही हैं। बद्री विशाल की महिमा पार, बाबा केदार करेंगे कल्याण। गंगोत्री यमुनोत्री हर मुराद पूरी होगी। जिस घड़ी का इंतजार हजारों लाखों श्रद्धालुओं को था वो आ गई, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री और बाबा केदार के बाद अब बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। रविवार सुबह ठीक 6:15 पर जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुले, जो पूरा मंदिर परिसर बद्री विशाल के जयघोष से गूंजने लगा। वे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार मैं आई हूँ और मंदिर को देख के मैंने बस सुना था अपने हस्बैंड से कि भाई बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दर्शन है, मैंने भी पहली बार दर्शन किए हैं और इतना सुंदर भव्य रूप आज तक नहीं देखा। मतलब कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। बहुत सुंदर और बहुत यात्रा भी बहुत अच्छी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस बार चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अभी तक 6 महीने से नारद जी के नेतृत्व में देवता कर रहे थे। आज फिर से हम मनुष्यों को अधिकार मिला है देवताओं की ओर से कि आप 6 महीना भगवान की पूजा अर्चना करके अपने मनो अभिलषित को प्राप्त कर सके। प्रातःकाल ठीक 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान के मंदिर का कपाटोद्घाटन हो चुका है। लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से। प्रशासन का दावा है कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जमीन पर ये दावे उस वक्त धाराशायी नजर आए जब 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिला यात्रियों की मौत तबीयत बिगड़ने से और 1 यात्री के खाई में गिरने से हुई। दरअसल 2 दिन में केदारनाथ में इतने श्रद्धालु आ गए हैं कि सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं और रही सही कसर पावर कट ने पूरी कर दी। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में 3 दिनों से बिजली गायब है। आलम यह है कि तीर्थयात्री अंधेरे में रात काटने पर मजबूर है। यात्रा में हो रही अव्यवस्था पर सियासत भी खूब हो रही है। श्रद्धालुओं को इस बार चारधाम यात्रा में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर सुविधाओं का अभाव है तो नीचे एंट्री पाने के लिए पुलिस वालों की जेब को गर्म करना पड़ रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा पर निकले यात्रियों का आरोप है कि पुलिस उन्हें जगह जगह रोककर एंट्री के नाम पर पैसा मांग रही है। उत्तरकाशी बड़कोट पुलिस के एक जवान का शराब पीकर यात्रियों को रोककर 100 रुपए एंट्री कराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि एबीपी गंगा पर यह खबर दिखाए जाने के बाद उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी यात्रा ठीक से शुरू भी नहीं हुई और अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।